नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 24 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्कोप कैसा है इस फील्ड में, कुंडली में कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, यूपीएससी में यदि चांस कम है तो किस क्षेत्र में आगे जाया जाए, मन में भटकाव उत्पन्न होते हैं उसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं और कुंडली में मांगलिक दोष को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। हमारे समक्ष है वो और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 6 नंबर से। 6 नंबर यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है कन्या लग्न की और चंद्रमा देखें तो यहां पर चंद्रमा देव जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि में विराजमान है, यानी कि यह कुंडली बनती है कन्या लग्न और मीन राशि की। कन्या लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो मैनेजमेंट की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे लोगों में बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है, देखा जाए इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग और खास करके क्रिएटिव भी होते हैं क्योंकि ये बुध का लग्न बन जाता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये अति उत्तम करते हैं। मैनेजमेंट का क्षेत्र या जर्नलिज्म का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि बुध की प्लेसमेंट कहीं कुंडली में बढ़िया हो जाए तो ये सोने पे सुहागा होता है। आमतौर पर ऐसे लोग चीजों को बहुत पहले समझ जाते हैं, भली भांति एनालाइज करना जानते हैं, चीजों को भली भांति एनालाइज करना जानते हैं। लग्न की तरफ चलें तो लग्न का मान 8 डिग्री का है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश बुध उठ करके दसम भाव में विराजमान है। भद्र नामक महापुरुष योग बना करके दसम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अस्त के भी हैं। जब दसम भाव के ऊपर हम चलेंगे तो आराम से बात करेंगे कि बुध किस प्रकार का फल दे रहा है। यहां पर लग्न में मंगल विराजमान है, 3 डिग्री का मंगल लग्न में विराजमान है। इस कुंडली में मंगल कौन है तो तृतीयेश है और अष्टमेश है। तृतीय भाव यानी कि साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल और साथ ही साथ वो अष्टमेश भी हैं। इस कुंडली में मंगल मारक ग्रह है और अष्टमेश मंगल उठ करके लग्न में आकर के विराजमान है। यहां पर बैठ करके मंगल आपको मांगलिक बनाता है और निश्चित रूप से विवाह में जो है आपको कुंडली मिलान जरूर करना चाहिए, नहीं तो परेशानी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। यहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं यहां पर बैठ करके मंगल आपके अंदर पेशेंस की कमी करेगा, चिड़चिड़ापन दे सकता है आपको। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग रहने की जरूरत है। लग्न में मंगल अष्टमेश है, देखिए लग्न में आकर के बैठे हुए हैं तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर मंगल बैठे हुए हैं तो साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे और कहीं ना कहीं भाग दौड़ को भी बढ़ाने वाले होंगे, आपको ये मेहनती बनाने वाले होंगे। लेकिन चूंकि कारक नहीं है इस कुंडली में मंगल, मारक ग्रह बनता है तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम यहां पर नहीं देगा। तात्कालिक मैत्री में है मंगल तो बहुत खराब रिजल्ट तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी यहां पर मंगल की दशा वगैरह चलती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। 3 डिग्री का मंगल है, यहां पर मंगल मृत अवस्था के हैं। मंगल की दृष्टि देखा जाए कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर दृष्टि डालकर के वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर जो जाएगी ये आपको आयु में वृद्धि करवाने वाला होगा और आपको लाभ देगा। चोट चपेट का योग लेकिन यहां पर मंगल बनाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु यहां पर 7 डिग्री का विराजमान है कुंडली के द्वितीय भाव में। बलाबल राहु के पास 50% के आसपास माना जाएगा। देखिए कन्या लग्न की कुंडली में राहु केतु कारक हो जाते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में आमतौर पर राहु केतु कारक हो जाते हैं। द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं यहां पर ये शुक्र की राशि में, और शुक्र की प्लेसमेंट कहां है तो दसम भाव में है, लेकिन शुक्र अस्त का यहां नजर आ रहा है। तो शुक्र का अस्त का होना ये वीक पॉइंट बनता है।
यहां पर देखा जाए राहु द्वितीय भाव में बैठ करके बढ़िया रिजल्ट देंगे, खास करके धन को लेकर के। लेकिन यहां पर जो शुक्र अस्त के हैं, इस वजह से कई बार आपकी वाणी को ये उग्र कर देंगे। धन की स्थिति जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, सेविंग्स को लेकर के परेशानी हो सकती है। यहां पर बैठा हुआ राहु एक से ज्यादा माध्यमों से आपको धन तो दे सकता है, लेकिन चूंकि शुक्र अस्त का है तो हो सकता है कि वो कंटिन्यूटी बनी हुई ना रहे। परिवार वालों के साथ संबंधों को, तालमेल को बना करके चलने की आवश्यकता है। अपनी वाणी का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। राहु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, कंपटीशन वगैरह में ये सफलता देने वाले होंगे, आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाने वाला होगा। राहु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कई बार राहु की दशा वगैरह चलती है तो अचानक से ये स्वास्थ्य वगैरह की परेशानी खड़ी कर देते हैं। राहु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, उच्च की दृष्टि है, तो कई बार राहु दसम भाव के ऊपर जब उच्च की दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को ये मल्टी टैलेंटेड या एक ही वक्त के ऊपर एक से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व करने वाला होता है, क्योंकि दसम भाव कर्म का होता है। कर्म आपका एक्शन, वो कर्म चाहे आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, वो हम दसम भाव से देखेंगे। तो राहु की उच्च की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको एक से ज्यादा क्षेत्रों में इंटरेस्ट दिलवा सकता है, और कई बार ये कंफ्यूजन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु तीसरे भाव में 12 डिग्री के साथ विराजमान है। बलाबल अच्छा है गुरु के पास, और पूर्ण बलाबल के साथ यहां गुरु बैठे हुए हैं। वक्री है गुरु, और इस कुंडली में गुरु देखा जाए कौन है तो सुखेश है और सप्तमेश है। तो इस कुंडली में दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी ग्रह बनते हैं। गुरु जाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर देखा जाए गुरु बैठे हुए हैं तीसरे भाव में बैठ करके, गुरु क्या करेंगे तो मेहनत पराक्रम को बढ़ा देंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे। लेकिन चूंकि वक्री है तो कंफ्यूजन की स्थिति भी देखने को मिलेगी। कंफ्यूजन की स्थिति भी तीसरे भाव से जुड़ी हुई चीजों में देखने को मिलेगी। तीसरा भाव भाई बहन का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, तो कई बार उनके साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है। यहां पर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। निश्चित रूप से यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति है। गुरु की दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। शत्रु दृष्टि है, लेकिन फिर भी बोलता हूं कि आपको भाग्य में गुरु कोई कमी नहीं करने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, उच्च की दृष्टि है। खूब मेहनत करिए, खूब पराक्रम करिए, गुरु आपको लाभ दिलवाएंगे। यहां पर गुरु की प्लेसमेंट बस एक ही बात आपको कह रही है कि आप मेहनत करिए, आपको जीवन में सभी सुख मिलेंगे, प्रॉपर्टी वाहन सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत है। वक्री है गुरु तो कंफ्यूजन की स्थिति आपको देने वाला होगा, इससे बचने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। सप्तम भाव यानी कि विवाह का भाव, पार्टनरशिप का भाव। यहां पर शनि और चंद्रमा युति बना करके बैठे हुए हैं, और शनि और चंद्रमा की युति विष दोष का निर्माण करती है। चंद्रमा यानी कि मन, चंद्रमा यानी कि माता। तो निश्चित रूप से यहां पर एक बात तो आपकी कुंडली को देख करके कह सकते हैं कि आपका जो मन है वो शांत नहीं रहता है। आपने मन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी पूछा था, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण एक ही बार में आपकी कुंडली में नजर आ रहा है। वो ये है कि चंद्रमा शनि देव के साथ एक ही भाव में बैठे हुए हैं। इस वजह से परेशानी नजर आ रही है, आपका मन शांत नहीं रह पाता है, और कहीं ना कहीं ये विष दोष आपके वैवाहिक जीवन में भी जहर घोलने का काम कर सकता है, क्योंकि विष मतलब कि जहर। तो कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के और सतर्कता बरतने की जरूरत है। कुंडली मिलान वगैरह करवा करके ही आपको विवाह करना चाहिए। शनि के ऊपर चलते हैं। 0 डिग्री का शनि है, वक्री होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में देखा जाए शनि कौन है, पंचमेश है शनि और षष्ठेश भी है। चूंकि शनि यहां पर त्रिकोण का स्वामी ग्रह है, इसलिए शनि एक कारक ग्रह कहलाएगा। और पंचमेश जाकर के शनि सप्तम भाव में बैठे हुए, तो लव मैरिज का योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर देखा जाए शनि कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में रुचि तो दिलवाएंगे, लेकिन शनि और चंद्रमा की युति जो विष दोष बना रही है, ये अच्छी स्थिति नजर नहीं आ रही है। तो कंसंट्रेशन का वीक होना यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। शनि वक्री है, कंफ्यूजन देगा, खास करके रिश्तों को लेकर के, विवाह को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहां पर बैठ करके शनि उसमें थोड़ी परेशानी करने वाले हैं। 0 डिग्री का शनि है, यहां पर मृत अवस्था के होंगे शनि। शनि की दृष्टियों की बात करें, भाग्य भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। मेहनत के बाद भाग्य में आपको सफलता मिलेगी, थोड़े विलंब से आपको सफलता मिलेगी भाग्य में।
शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, कई बार आपके कार्य विलंब से पूरे होंगे। और शनि की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर जो जाएगी तो कहीं ना कहीं यहां पर भी प्रॉपर्टी वगैरह का सारा सुख ये देने वाले होंगे, लेकिन मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी और चीजों में विलंब देखने को मिल सकता है। चलिए चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 3 डिग्री का चंद्रमा है यहां पर, और चंद्रमा भी यहां पर मृत अवस्था की होंगे। चंद्रमा इस कुंडली में लाभेश है, सप्तम भाव में जाकर के विष दोष बना करके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लाभेश का जाकर के सप्तम भाव में विष दोष बनाना ये अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है तो धन वगैरह को लेकर के परेशानी देखने को मिले। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपके मन को भटकाने वाला होगा, और चंद्रमा मृत है तो कहीं ना कहीं पोजीशन तो वीक हो ही जाती है। चंद्रमा की दृष्टि लग्न के ऊपर जो पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में ये निखार लाने वाला होगा, उसमें थोड़ी अच्छी स्थिति है। मंगल और चंद्रमा आमने सामने हैं। यहां पर देखा जाए तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि मंगल, जैसा कि मैंने बताया, इस कुंडली में कारक नहीं होते हैं, और चंद्रमा भी कोई खास कारक नहीं है इस कुंडली में। तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन तो रहा है, लेकिन उसका कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली बात यह है कि विष दोष बनने की वजह से परेशानी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। किन चीजों में? तो मन से जुड़ी हुई परेशानी, और दूसरा वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। गुरु की दृष्टि जो सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, मैंने बताया था कि पंचम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने का कार्य जरूर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु यहां पर 7 डिग्री के विराजमान है। बलाबल इनके पास भी 50% का माना जाएगा। अष्टम भाव में बैठ करके केतु कहीं ना कहीं गूढ़ रहस्यों के पीछे आपको लेकर के जा सकते हैं। डीप नॉलेज की तरफ आपको इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। अध्यात्म के प्रति भी आपको ये रुचि दिलवाने वाले होंगे। केतु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का व्यय करवाएंगे, ध्यान को भटकाने वाले होंगे। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन को ध्यान से रखिए और अपनी वाणी का सही से इस्तेमाल करिए। और केतु की दृष्टि जो चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं यहां पर दृष्टि डाल करके, उच्च की दृष्टि है, नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी केतु की दृष्टि अष्टम भाव से केतु दृष्टि डाल रहे हैं तो बहुत जबरदस्त ये स्थिति नहीं है। अध्यात्म वगैरह के लिए केतु का यहां पर बैठना बढ़िया कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। और हां, केतु की दृष्टि माता के स्वास्थ्य में भी कमी कर सकती है। दसम भाव की तरफ चलते हैं। दसम भाव में देखा जाए 2 ग्रह शुक्र और बुध एक साथ युति बना करके विराजमान हैं। दोनों ही ग्रह इस कुंडली में कारक हैं, और युति बना करके यहां पर जो है लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। एक और योग बन रहा है इन दोनों की युति से। देखिए यहां पर ये भाग्येश है, और भाग्येश है शुक्र, और कर्मेश है यहां पर कौन? तो बुध। दोनों की युति हो रही है। एक प्रकार से यहां पर धर्म कर्माधिपति योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैंने बताया था कि यहां पर बुध अस्त का है और यहां पर शुक्र भी अस्त के हैं, तो प्रभाव काफी न्यून हो जाता है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को आपको नहीं मिल पा रहा होगा। बुध की बात करते हैं। 18 डिग्री का बुध है, दसम भाव में बैठ करके भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। यदि इस बुध को बल दिया जाए, यदि उस बुध को बल दिया जाए तो बहुत ज्यादा यहां पर बैठा हुआ बुध आपको लाभ करवा सकता है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने वाला होगा। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि अस्त होने के बावजूद काफी हद तक परिणाम दे पाता है, लेकिन अस्त के हैं बुध, दृष्टि का बलाबल छिन्न हो जाएगा। शुक्र को यहां पर देखें, इस कुंडली में शुक्र सबसे ज्यादा कारक ग्रह माना जाएगा, क्योंकि वो भाग्येश भी हैं और धनेश भी हैं। दसम भाव में जाकर के शुक्र विराजमान है। यहां पर देखा जाए तो शुक्र का दसम भाव में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं ये भाग्य भाव से, लेकिन अस्त के हो गए तो काफी हद तक इनका भी प्रभाव कम हो गया। तो शुक्र को बलि करके आप भाग्य और धन से जुड़ा हुआ लाभ ले सकते हैं। यहां पर शुक्र की भी दृष्टि नहीं मानी जाएगी। सूर्य को देखें, लाभ स्थान में सूर्य विराजमान है। 0 डिग्री का यहां पर सूर्य है, और सूर्य यहां पर मृत अवस्था के माने जाएंगे। ध्यान से देखिए, चंद्रमा भी आपका मृत था, सूर्य भी यहां पर मृत है, और जो लग्नेश है वो अस्त है। कंफ्यूजन की स्थिति यहां पर नजर आ रही है आपकी कुंडली में, और 2 ग्रह गुरु और शनि वक्री भी है, तो कंफ्यूजन, भ्रम, ये बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है आपके चार्ट को देख करके। यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको लाभ तो करवाते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। पिता वगैरह से भी यहां पर बैठा हुआ सूर्य लाभ करवाने वाला होगा। विदेश वगैरह की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर आपको शिक्षा में लाभ करवाएगी। देखिए ये शत्रु दृष्टि है,
ये शत्रु दृष्टि है, जबरदस्त लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी सूर्य गुरु ये शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको शिक्षा नहीं करवाएंगे, ये आपको शिक्षा करवाने वाले होंगे। लेकिन सूर्य की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर संतान के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम बात करें तो फिलहाल आपको बुध की महादशा चल रही है, जो कि 10 सितंबर 2030 तक रहने वाली है। बुध की महादशा में फिलहाल आपको सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 10 अक्टूबर 2020 तक चलने वाली है। बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, करियर के लिए अच्छा समय है, लाभ कमाने के लिए, शिक्षा से जुड़े हुए लाभ कमाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये समय बढ़िया माना जाएगा। प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने पूछा है यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, स्कोप कैसा है। देखिए, यूपीएससी यानी कि आप आईएएस वगैरह बनना चाहते हैं, उसके लिए सूर्य, मंगल, दशम भाव, इन सब का बली होना, कुंडली के छठे भाव का अच्छा होना, पंचम भाव जो कि शिक्षा का होता है, इन सब का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके चार्ट में देखा जाए तो सूर्य मृत अवस्था में है, मंगल यहां पर लग्न में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन यहां पर बैठा हुआ मंगल मारक है आपकी कुंडली में, बहुत जबरदस्त लाभ ये नहीं करवा रहे हैं। पंचमेश की स्थिति शनि जो है मैं अच्छा मानूंगा, उसको बहुत खराब नहीं कहूंगा, उसकी स्थिति ठीक है। हालांकि विष दोष बनाना शनि का वो अच्छा नहीं है, वो आपके मन के लिए, देखिए अगर मन शांत नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई या दुनिया का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो विष दोष बनना नेगेटिव है, तो शिक्षा में भी बाधा उस वजह से नजर आ रही है। लग्नेश को देखें, दशम भाव में बैठे हुए हैं, अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, लेकिन अस्त का होना वीक पॉइंट बनता है। भाग्येश का भी अस्त का होना वीक पॉइंट बनता है। इसका मतलब यूपीएससी वगैरह की तैयारी आप कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। यहीं पर रोक करके मैं आपको नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स अभी ही समझा देता हूं। आपकी नवमांश कुंडली मीन लग्न की बनती है और लग्न में ही बुध नीच राशि में विराजमान है। लग्न में ही बुध नवमांश चार्ट में नीच राशि में विराजमान है। शुक्र मंगल की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, सूर्य और शनि एक साथ युति बना करके बैठ गए, यानी कि कहीं ना कहीं पिता से भी मतभेद की स्थिति नजर आ रही है। पिता से भी मतभेद की स्थिति D9 चार्ट के द्वारा देखी जाए तो वो नजर आ रही है। और केतु राहु नीच की राशि में जाकर के विराजमान है, तो कहीं ना कहीं यहां पर परेशानी नजर आ रही है। इसका मतलब है कि यूपीएससी वगैरह में सफलता के योग ना मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि कमजोर नजर आ रहे हैं, योग कमजोर नजर आ रहे हैं। चार्ट वाइज अगर देखा जाए, एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो यूपीएससी में सफलता के योग कम नजर आ रहे हैं। दशा आपकी बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से बुध की दशा महादशा आपके लिए बहुत अच्छी है। किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं आपको इस दशा में सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन इस कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट देखी जाए तो थोड़े से चांसेस यहां पर कम नजर आते हैं। यदि आपको इसी में जाना है तो मैं यही बोलूंगा कि स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स वगैरह में ज्यादा फोकस करिए, मेहनत को बढ़ा दीजिए। मेहनत को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, वैसे तो आज के समय में मेहनत सभी को करनी चाहिए, लेकिन यदि आपका चार्ट जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको समर्थन नहीं कर रहा, तो मेहनत को दुगना करने की आवश्यकता होती है। और यहां पर कंफ्यूजन और मानसिक जो आपको तनाव है उसकी वजह से परेशानी, मानसिक जो भटकाव है आपको उसके वजह से परेशानी ज्यादा नजर आ रही है। चलिए, इसके बाद आपने राजयोग के बारे में पूछा है। देखिए, शनि का यहां पर बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग है। शुक्र और बुध का यहां पर बैठना कहीं ना कहीं कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग है। हालांकि ये दोनों अस्त हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स में काफी कमी आ जाएगी, लेकिन हाँ, यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यहां पर बुध का भद्र महापुरुष योग बन रहा है, शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, और मैंने बताया था कि धर्म कर्माधिपति योग भी यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ अच्छी स्थिति जरूर नजर आ रही है। और मंगल और चंद्रमा भी आमने सामने है, तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। दोष की बात की जाए तो यहां पर शनि और चंद्रमा का एक साथ बैठना विष दोष का निर्माण करता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण है कि आपके मन में इसने भटकाव को पैदा किया। इसके बाद इन्होंने पूछा है यूपीएससी में यदि चांसेस कम है तो किस क्षेत्र में जाना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे लोगों के लिए बुध ग्रह जो हैं वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। शनि और मंगल एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप
टेक्निकल क्षेत्र इंजीनियरिंग वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा यदि आप पूछते हैं तो जर्नलिज्म या मैनेजमेंट का क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा। ये देखा जाए तो बढ़िया मुझे नजर आ रहा है। इसके अलावा जहां तक यूपीएससी की बात है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि यदि आपको यही मन है, मेहनत को दुगना कर दीजिए और कुछ उपाय कर लीजिए। चांसेस कमजोर जरूर हैं, दशा फेवर कर रही है आपको, तो मेहनत करने की आवश्यकता है। आप चाहें तो जर्नलिज्म या मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा मन में भटकाव का कारण। देखिए, शनि चंद्रमा के साथ यहां पर बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपका वैसे भी मृत अवस्था का है। सिर्फ इन दोनों के बीच में, शनि और चंद्रमा के बीच में 3 डिग्री का फासला है, तो ये बढ़िया स्थिति नहीं है। इस वजह से ही आपका जो मन है वो शांत नहीं रहता। और कॉन्फिडेंस का कारक ग्रह जो सूर्य है वो कुंडली के लाभ स्थान में जाकर के ये मृत होकर बैठे हुए हैं, और सूर्य और शनि आपके D9 चार्ट में भी एक साथ बैठा हुआ है, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मन में भटकाव यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। आखिरी प्रश्न है इनका मांगलिक दोष को लेकर के। जी हां, आप बिल्कुल मांगलिक हैं और आपको जो विवाह करना है, वैसे भी सिर्फ मांगलिक को देख करके ये सोचना कि विवाह अच्छा होगा या खराब होगा, ये सही तरीका नहीं है। आपकी कुंडली को देख करके, आपके सप्तम भाव को खास करके देख करके मैं इतना कह सकता हूं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। क्यों? क्योंकि विष दोष यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नवमांश कुंडली मैंने आपकी पहले ही बता दी। उपाय में देखा जाए तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि बुध को बलाबल दें। यदि अभी तक आपने बुध को बलवान नहीं किया है तो आपको बुध को बल देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पन्ना रत्न धारण करें आप, चांदी अथवा सोने की अंगूठी में जड़वा करके करीब 8.25 रत्ती का पन्ना दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको इसे धारण करना चाहिए, शुक्ल पक्ष की बुधवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है आपके लिए नीलम रत्न, करीब 8 रत्ती का नीलम दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में कृष्ण पक्ष की शनिवार की संध्या काल को पंचधातु की अंगूठी में आप इसे धारण कर सकते हैं। शिक्षा संबंधित परेशानी काफी हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए आपको। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं आप। हर बुधवार मंदिर जाकर के गणेश जी को उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। विष दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करा लेनी चाहिए और हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना चाहिए। सूर्य को नित्य अर्घ देंगे, बहुत जबरदस्त आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो ये कुछ उपाय हैं आपके लिए। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से स्थिति काफी हद तक आपके फेवर में आने लगेगी और आपको अच्छा लाभ दिखता नजर आएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 24 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।